बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज की मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन। बच्चों, सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आज की मेरी ऑनलाइन क्लासेस की जो टाइमिंग है, माफ करिएगा, जो टॉपिक है बच्चों वो है लेसन 2, अध्याय 2, चैप्टर 2, राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, नेशनल मूवमेंट एंड डिमांड ऑफ फुल फ्रीडम। बच्चों, लेसन 1 मैंने आप सभी को बता दिया था, पूरा हो चुका है। आज से मेरा चैप्टर 2, अध्याय 2 मेरा शुरू है, नेशनल मूवमेंट एंड डिमांड ऑफ फुल फ्रीडम, राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। इसके अंतर्गत बच्चों आप देख रहे होंगे सबसे पहले लिखा हुआ है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। मैं आपको बता दूं बच्चों, 19वीं सदी के अंतिम चौथाई का जो काल है वो भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। इस काल में जन जागरूकता, सामाजिक और धार्मिक सुधार, आंदोलन, आधुनिक शिक्षा, प्रेस की भूमिका, मध्यम वर्ग का उदय तथा ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों ने भारत में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को जन्म दिया। इन राष्ट्रीय चेतना के कारण ही, याद रखिएगा बच्चों, राष्ट्रीय चेतना के कारण ही इस काल में अनेक राजनैतिक संगठन का गठन हुआ। इन जितने भी संगठन के गठन हुए, इन सभी संगठनों ने स्थानीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक राजनीतिक चेतना को जागृत करने का मुख्य रूप से अपनी अहम भूमिका निभाई। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा में शिक्षित भारतीयों को एक तार्किक धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक तथा राष्ट्रवादी तथा उनके राष्ट्रवादी राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया और इसके साथ ही आधुनिक एवं परंपरागत शिक्षा प्रणाली के अच्छे गुणों को लेकर के, आधुनिक एवं परंपरागत शिक्षा प्रणाली के अच्छे गुणों को लेकर के आधुनिक भारत के निर्माण की बुनियाद रखी गई, आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी गई। यानी बच्चों याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 19वीं सदी के अंत चौथाई का काल, जो अंतिम चौथाई का काल है, वो भारत में राष्ट्रीयता के जन्म का काल माना जाता है। नेक्स्ट है बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस। परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा आप सभी, फाउंडेशन ऑब्लिक ओरिजिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, आइए हम आपको कांग्रेस की स्थापना के बारे में बता रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों कि 19वीं शताब्दी के 6वें दशक से ही राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ता एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण में प्रयासरत थे। मैं ये भी बता दूं बच्चों, इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का जो श्रेय मिलता है वो एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ऑफिसर
एक सेवानिवृत्त इंग्लिश अधिकारी ए ओ ह्यूम, आपके सामने लिखा हुआ है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम को इसको इस विचार को मूर्त एवं व्यवहारिक रूप देने का श्रेय जाता है। और ए ओ ह्यूम जो है एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे। मैं आपको बता दूं बच्चों, ए ओ ह्यूम ने सन 1883 ईस्वी से ही 1883 से ही भारत के प्रमुख नेताओं से एक अखिल भारतीय संगठन के निर्माण के लिए विचार विमर्श प्रारंभ कर दिए थे। स्थापना के पहले ही 1883 में, सन 1883 ईस्वी में डॉक्टर ए ओ ह्यूम ने ये वो जितने भी नेता थे वो अखिल भारतीय समाज के निर्माण के लिए उन्होंने विचार विमर्श शुरू कर दिया। और इसकी अंतिम जो प्रतिलिपि दिया गया, जो इसकी अंतिम जो परिणति हुआ, वो 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। बच्चों याद रखिएगा, मैं आपको बता दूं बच्चों, याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और कहां हुई बच्चों, ये भी याद रखिएगा आप सभी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बच्चों आप ये भी याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो बंबई में, याद रखिएगा, जिसको आज मुंबई बोलते हैं, पुराना नाम बॉम्बे या बंबई कहते थे, कहां हुआ, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई। कहां हुई, बंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज की एक भवन थी, उसी में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। मैं आपको बता दूं बच्चों, ए ओ ह्यूम के अलावा आपके सामने लिखा हुआ है डॉक्टर ए ओ ह्यूम के अलावा उनके अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ए ओ ह्यूम के अतिरिक्त सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कांग्रेस के प्रमुख वास्तुविद माने जाते हैं। मैं आपको बता दूं बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता, आपके सामने लिखा हुआ है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की तथा इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने, 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें 38 प्रतिनिधि बंबई प्रेसिडेंसी और बच्चों 21 मद्रास प्रेसिडेंसी, 38 बंबई, 21 मद्रास, 3 बंगाल प्रेसिडेंसी, 6 उत्तर पश्चिम प्रदेश व अवध से और 3 पंजाब से थे। 72 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था उसमें 38 बंबई की बंबई प्रेसिडेंसी, 21 मद्रास प्रेसिडेंसी, 3 बंगाल प्रेसिडेंसी, 6 जो है उत्तर पश्चिम प्रदेश व अवध से और 3 पंजाब से थे। ये सभी चीजें याद रखिएगा बच्चों आप। मैं आपको बता दूं बच्चों, वो जो अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के भवन में हुआ था। कहां हुआ था, मैंने आपको बताया है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई,
कि उस बिल्डिंग में हुआ था। मैं आपको बता दूं बच्चों कि उसी समय राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त होने लगा था, उसी समय राष्ट्रीय चेतना उजागर होने लगी थी। इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष देश में, देश के अलग अलग हिस्सों में सम्मेलन होना, सभी संप्रदाय के लोगों का सम्मिलित होना तथा अध्यक्ष पद के लिए सभी लोगों को अवसर प्रदान करना था तथा राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करना और सभी लोगों को अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय सामाजिक मुद्दे पर चर्चा करना और कांग्रेस का यह मुख्य कार्य था। मैं आपको बच्चों ये भी बता दूं, कांग्रेस की स्थापना ने, ये जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना ने भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल स्तर पर श्री गणेश किया, अखिल स्तर पर इसका शुभारंभ किया। नेक्स्ट है बच्चों, आप देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, बंग भंग आंदोलन। याद रखिएगा बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात तथा अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रयासों से देश में निरंतर राजनीतिक जागरूकता बढ़ती जा रही थी। इस राजनीतिक जागरूकता का केंद्र बंगाल था। आपके सामने लिखा हुआ है, बंग भंग आंदोलन का केंद्र बंगाल। याद रखिएगा बच्चों, इस राजनीतिक जागरूकता का केंद्र बंगाल था, जहां से संपूर्ण देश में इसे लाइव टेलीकास्ट द्वारा प्रसारित किया जा रहा था। बच्चों उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूं कि उस समय बंगाल प्रांत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। आपके सामने लिखा हुआ है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत शामिल थे। ब्रिटिश सरकार अपनी राजनीतिक गतिविधियों से डरी हुई थी। लॉर्ड कर्जन, आपके सामने लिखा होगा, लॉर्ड कर्जन, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत बंगाल के विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में की। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में की। उस समय इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है, प्रमुख उद्देश्य था बांटो और राज करो। ये प्रमुख उसका उद्देश्य ही था कि बांटो और राज करो। ब्रिटिश शासकों ने बंगाल विभाजन के, याद रखिएगा, ब्रिटिश शासकों ने बंगाल विभाजन को शासकीय आवश्यकता बताया, परंतु यथार्थ में विभाजन का कारण शासकीय न होकर के राजनीतिक था। बंगाल जो कि कलकत्ता में है, केवल उस समय ब्रिटिश भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि व्यापार वाणिज्य का केंद्र एवं न्याय इत्यादि का भी प्रमुख केंद्र था। यहीं से अधिकांशतः समाचार पत्र निकलते थे। बंगाल से ही ज्यादातर रूप में समाचार पत्रों को निकाला जाता था और जिससे लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा था। लॉर्ड कर्जन का यह सर्वाधिक प्रतिक्रियावादी कार्य था, जिसका सर्वत्र विरोध बहुत ज्यादा हुआ। और इस विभाजन के समय, याद रखिएगा, इसी विभाजन के समय बंगाल की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख थी। कितना बच्चों? बंगाल की कुल जनसंख्या 7 करोड़ 85 लाख थी। बंगाल का विभाजन पश्चिम एवं पूर्वी बंगाल, याद रखिएगा, बंगाल का जो विभाजन था वो पश्चिम एवं पूर्वी बंगाल दो प्रांतों में किया गया, एक पश्चिम में एक पूर्व में। बंगाल का विभाजन दो प्रांत में हुआ, एक पश्चिमी एक पूर्वी। पश्चिम बंगाल में जहां हिंदू बहुसंख्यक थे
परंतु भाषा के आधार पर वे अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि हिंदी एवं उड़िया बोलने वालों की संख्या 3,70,00,000 थी तथा बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या 1,70,00,000 ही थी। पूर्वी बंगाल में मैं आपको बता दूं, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था जहां मुसलमानों की जनसंख्या 1,80,00,000 थी। फिर से ध्यान दीजिएगा, पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र था जहां मुसलमानों की जनसंख्या 1,80,00,000 थी। हिंदू यहां पर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो गए। इस तरह दोनों स्थानों पर बंगाली एकता का खंडन हो गया। लॉर्ड कर्जन ने ढाका को, बांग्लादेश की राजधानी ढाका को पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाने का सुझाव दिया और यह कहा कि इससे मुसलमानों में एकता बढ़ेगी और उनका विकास सुनिश्चित होगा। इस प्रकार बंगाल विभाजन के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए मुस्लिम संप्रदाय को उभारना चाहते थे और भारतीयों ने इस विभाजन का व्यापक स्तर पर विरोध किया। इसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। ये समझ रहे थे कि सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर बांटो और राज करो, याद रखिएगा, आपस में लड़ाकर बांटो और राज करो की नीति को अपना रही है। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि विभाजन के समय, विभाजन के परिणाम स्वरूप पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई और आंदोलनकारियों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। फिर से याद रखिएगा बच्चों, विभाजन के परिणाम स्वरूप पूरे बंगाल में शोक की लहर दौड़ गई और आंदोलनकारियों ने इसे शोक दिवस के रूप में मनाया। उसके पश्चात विभाजन को रद्द कराने के भी उद्देश्य से स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की रणनीति अपनाई। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। अंततः ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर के महीने में सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। कब रद्द किया? दिसंबर के महीने में सन 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है, आप सभी लोग देख रहे होंगे। आज मैंने आप सभी को अध्याय 2 की शुरुआत की है। लेसन 1 हो चुका है। आज से चैप्टर 2 राष्ट्रीय आंदोलन एवं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, नेशनल मूवमेंट एंड डिमांड ऑफ फुल फ्रीडम। मैंने आपको बताया भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, क्योंकि 19वीं सदी के अंत जो अंतिम जो चौथाई का काल था वो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। 1883 से एओयूम ने बात करना शुरू कर दिया था। अंत में इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई। और एओयूम के भी अलावा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस एक वास्तुविद माने जाते हैं। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के नेतृत्व में हुई, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 38 मुंबई प्रेसिडेंसी, 21 मद्रास प्रेसिडेंसी, मैंने भी आपको सब बताया, 3 बंगाल प्रेसिडेंसी, 6 उत्तर पश्चिम प्रदेश यानी अवध से और 3 पंजाब से, ये याद रखिएगा। और बंग आंदोलन का केंद्र जो कि बंगाल था, इसमें 3 प्रांत शामिल थे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई और जिसका प्रमुख उद्देश्य था
बांटो और राज्य करो, यानी हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके हिंदुओं को मार काट के फेंक दो, मुसलमानों में एकता हो और सारे मुसलमान पूरे देश में राज करें। नेक्स्ट का मेरा जो टॉपिक है बच्चों वो है रोलेट एक्ट। याद रखिएगा, रोलेट एक्ट 18 मार्च सन 1919 ईस्वी को लागू किया गया था। लेकिन इसके बारे में चर्चा, रोलेट एक्ट के बारे में चर्चा मैं आपको नेक्स्ट टर्म में लेकर के चलूंगा जब मेरा नेक्स्ट पीरियड आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू, नमस्ते। बच्चों ये सभी आप नोट कर लेंगे ध्यान से।